In this video, we are continuing with the sums of miscellaneous exercise of conics from the 11th standard Maths 1 Maharashtra Government textbook. Okay. So आगे बढ़ते हैं 13th question के साथ. In the 13th question, they are asking you that find the length of principal axis, coordinates of the foci, equation of directrices, length of lattice rectum, distance between the foci and distance between the directrices for the given curves. तो 13th A वाला पार्ट देख लो. x square upon 25 plus y square upon 9 equal to 1. थोड़ा फटाफट बढ़ेंगे क्योंकि ये सारे सम्स एक्चुअली बहुत इजी है. a स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 25, b स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 9, एलिप्स है तो e स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब 9 अपॉन 25. ये आ जाएगा 16 अपॉन 25 तो e का वैल्यू भी आ जाएगा 4 अपॉन 5. सबसे पहला चीज चाहिए लेंथ ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस. तो मेजर एक्सिस जो रहेगा वो 2a रहेगा क्योंकि a का वैल्यू बड़ा है. तो a स्क्वायर 25 था तो a आएगा 5 और 2a का वैल्यू आ जाएगा 10. लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आ जाएगा 2b. b स्क्वायर 9 था तो b आएगा 3 एंड 2b आ जाएगा 6. कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोसाई. फोसाई मतलब उसका कोऑर्डिनेट्स था प्लस माइनस ए ई कॉमा 0. a आ गया 5 और e आ गया 4/5 तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस ये आ जाएगा प्लस माइनस 4/5 इंटू 5 मतलब प्लस माइनस 4,0. फिर आ जाएगा इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस. डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है x इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई. a का वैल्यू 5 और e का वैल्यू 4/5 जैसे ही डाल देंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस मिल जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 25 अपॉन 4. और फिर आ जाएगा लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम. लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम था 2b स्क्वायर अपॉन ए. b स्क्वायर इज 9, a इज 5 तो 2 इंटू 9 अपॉन 5. लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम आ गया 18 अपॉन 5. फिर आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई. डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई ये आ जाएगा 2 टाइम्स ए ई तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 4 मतलब 8. तो डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई आ गया 8 एंड डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस ये आ जाएगा 2 टाइम्स a अपॉन ई वो आ जाएगा 25 अपॉन 2. तो ये हो गया आपके फर्स्ट एलिप्स का सारा टर्म्स जो उन्होंने पूछा था वो. सेकेंड एलिप्स की तरफ बढ़ते हैं. दिस टाइम इट इज 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इक्वल टू 400. 400 को लेफ्ट में लेके आ जा तो x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 आ गया. a स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 25 तो a आ गया 5 और b स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 16 तो b का वैल्यू आ जाएगा 3. एक्चुअली ये सम स्किप कर लेते हैं बिकॉज एग्जैक्टली पिछले सम की तरह ही कैलकुलेशंस है. उसमें b स्क्वायर 9 था इसमें b स्क्वायर 16 है. बाकी सबका सब सेम है. सो सीधा सीधा आगे बढ़ते हैं सी पार्ट के साथ. इस केस में आपको दिया है हाइपरबोला तो x स्क्वायर अपॉन 144 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1. तो a स्क्वायर आ गया 144, b स्क्वायर आ गया 25 तो a आ गया 12, b आ गया 5. लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस. हाइपरबोला के लिए हम लोग हमेशा कहेंगे कि ये वाला जो एक्सिस है ये वाला ट्रांसवर्स एक्सिस है तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस आ जाएगा 2a जो कि आ जाएगा 24. कॉन्जुगेट एक्सिस वैसे कुछ प्लॉटिंग में नहीं होता है बट कॉन्जुगेट एक्सिस मतलब वी कैन इमेजिन इट टू बी द वर्टिकल एक्सिस. इसका लेंथ हम देने वाला है 2b करके तो 2b का वैल्यू आ जाएगा 10. 2a ट्रांसवर्स एक्सिस, 2b कॉन्जुगेट एक्सिस. आगे बढ़ते हैं अगले टर्म्स की तरफ. कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई. इसके लिए e स्क्वायर चाहिए होगा. हाइपरबोला के लिए e स्क्वायर इज 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. ये आ जाएगा 1 प्लस 25 अपॉन 144 169 बाई 144. तो रूट लेके e का वैल्यू आ जाएगा 13/12. फोकस के कोऑर्डिनेट्स प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 तो ये आ जाएगा 12 इंटू 13/12 मतलब प्लस माइनस 13,0. डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई भी आगे जाके पूछने ही वाला है तो डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई 2 टाइम्स ए ही आ जाएगा जो कि आएगा 26. फिर आएगा डायरेक्ट्रिक्स. डायरेक्ट्रिक्स आएगा x इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई तो ये आ जाएगा 12 अपॉन 13/12 मतलब प्लस माइनस 144 अपॉन 13. एंड डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस आता है 2 टाइम्स a अपॉन ई तो ये आ जाएगा 288 अपॉन 13. और कुछ उन्होंने पूछा लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम वो आ जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन ए और ये आ जाएगा 2 टाइम्स 25 मतलब 50 अपॉन 12
तो 50/12 डिवाइड करेंगे तो 25/6 और ये आ गया आपका लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। ओके, सो यहां पर आपका 13th का सी पार्ट फिनिश हुआ। डी पार्ट अगेन हम करेंगे नहीं क्योंकि सेम टू सेम है, x² माइनस y² इक्वल टू 1। इस केस में a² और b² दोनों का वैल्यू 16 है, तो a और b दोनों का वैल्यू 4 आ जाएगा। बस जिस तरह से हम लोग ने पिछले सम में सारे टर्म्स निकाले थे उसी तरीके से इसमें भी आप निकाल पाओगे। तो ये सारा का सारा स्टेप्स मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं और हम बढ़ते आगे 14th क्वेश्चन के साथ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। 14th का फर्स्ट वो लोग बोल रहे हैं एलिप्स का इक्वेशन निकालो स्टैंडर्ड फॉर्म में। एक्सेंट्रिसिटी देके रखा है 3/8 और बोला है डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई 6 है। डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई मतलब 2AE, इसका वैल्यू 6 है। 2AE 6 है तो ये 2 और 6 को कैंसिल करके 3 मिला। E का वैल्यू डाल देंगे 3/8, तो A इंटू 3/8 आ गया 3। ये 3 भी कैंसिल होगा तो A का वैल्यू आ गया 8। एक्सेंट्रिसिटी और A मालूम है तो हम रिलेशन यूज कर पाएंगे एलिप्स के लिए, जो कि था E² इज 1 माइनस B²/A²। E² आ गया 9/64, 1 माइनस B²/A² भी आ गया 64। 64 से मल्टीप्लाई कर लेंगे थ्रू आउट तो 9 आ जाएगा 64 माइनस B² और B² का वैल्यू आ जाएगा 55। तो एलिप्स का इक्वेशन आ गया x²/A² मतलब x²/64 प्लस y²/B² मतलब 55 इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया 14th का फर्स्ट पार्ट। आगे बढ़ते हैं 14th के सेकेंड पार्ट के साथ। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 10 है तो 2a का वैल्यू 10 माने कि a का वैल्यू 5। ध्यान में रखना एलिप्स का इक्वेशन मतलब ab का वैल्यूज ही चाहिए। ab का वैल्यू आ गया मतलब एलिप्स का इक्वेशन आ गया। अगला कंडीशन सेकंड पार्ट में दिया है डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई इज इक्वल टू 8, मतलब 2AE का वैल्यू 8 देके रखा है तो 2 और 8 कैंसिल होगा, आएगा 4। a का वैल्यू भी 5 डाल देंगे तो वो 5 जब राइट में जाएगा तो e का वैल्यू आ जाएगा 4/5। तो E² होता है 1 माइनस B²/A² फॉर एन एलिप्स, तो E² आ गया 16/25 इक्वल टू 1 माइनस B²/A² भी आ जाएगा 25। 25 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 16 आ जाएगा 25 माइनस B²। B² ले ले लेफ्ट में तो B² इक्वल टू 25 माइनस 16 मतलब 9 आ गया। तो एलिप्स का इक्वेशन आ गया x²/A² मतलब 25 माइनस y²/B² मतलब 9, सॉरी प्लस एलिप्स है ना इसलिए। तो ये आ गया आपके एलिप्स का इक्वेशन 14th के सेकेंड पार्ट का। और अब आ जाएंगे 14th के थर्ड पार्ट पे। यहां पे उन्होंने बोला है कि एलिप्स पास करेगा -3,1 और 2,-2 से। अगर एक एलिप्स किसी पॉइंट से पास करेगा तो वो पॉइंट एलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मान लो एलिप्स का इक्वेशन है x²/A² प्लस y²/B² इज इक्वल टू 1। क्योंकि ये पहला पॉइंट एलिप्स पे लाई करेगा, उसका कोऑर्डिनेट्स एलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए हम x का वैल्यू -3 और y का वैल्यू 1 डाल देंगे। तो ये आ गया 9/A² प्लस 1/B² इज इक्वल टू 1। और अगर हमने सेकेंड पॉइंट 2, -2 भी उसमें डाल दिया तो ये देगा हमें 4/A² प्लस 4/B² इज इक्वल टू 1। 1/A² को थोड़ी देर के लिए p समझो और 1/B² को q समझो। तो पहला इक्वेशन बना 9p प्लस q इक्वल टू 1, दूसरा बना 4p प्लस 4q इक्वल टू 1। हम पहले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 36, ऊपर ही लिखते हैं 36p प्लस 4q इज इक्वल टू 4। और इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां आ जाएगा 32p इक्वल टू 3, तो p का वैल्यू आ जाएगा 3/32। और इसी को अगर हम ये जो कट किया उस इक्वेशन में डाल देंगे तो p का वैल्यू 3/32, तो 9p बनेगा 27/32, वो राइट में जाएगा तो q का वैल्यू आएगा 1 माइनस 27/32 मतलब 5/32। तो pq मतलब बेसिकली 1/A² और 1/B² का वैल्यू। इसे हम डाल देंगे वापस एलिप्स के इक्वेशन में तो ये आ जाएगा एक्चुअली 3x² प्लस 5y² इक्वल टू 1। चाहिए तो 32 को राइट में ले लो एंड यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स एज 3x² प्लस 5y² इक्वल टू 32। ये आ गया 14th के थर्ड का सोल्यूशन।
आगे बढ़ते हैं 15 सम की तरफ। तो 15 में लिखा है कि फाइंड द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट ट्राइसेस इज 3 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई। डायरेक्ट ट्राइसेस के बीच का डिस्टेंस मतलब 2a अपॉन ई, और फोसाई के बीच का डिस्टेंस मतलब 2a ई। उन्होंने बोला है कि ये जो डिस्टेंस है वो इसका 3 गुना है, मतलब 2a अपॉन ई इज 3 टाइम्स 2a ई। ये 2a लेफ्ट राइट में कट हो जाएगा, 3 लेफ्ट में ले ले, ई राइट में ले ले, ई राइट में, 3 लेफ्ट में, तो 1/3 आ जाएगा ई स्क्वायर। तो ई का वैल्यू आ गया 1/√3। तो एक्सेंट्रिसिटी चाहिए था, तो 13th क्वेश्चन का ये आ गया सोल्यूशन, सॉरी 15th क्वेश्चन का ये आ गया सोल्यूशन। एक्सेंट्रिसिटी मिल गया 1/√3। आगे बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ। तो 16th क्वेश्चन में क्या बोला है कि फॉर द हाइपरबोला x² / 100 - y² / 25 equal to 1, prove that SA into S dash A will be 25 where S and S dash are the foci and A is the vertex। ठीक है, इसका A² का वैल्यू आ गया 100 और B² का वैल्यू आ गया 25। तो E² का वैल्यू आएगा 1 + B² अपॉन A², मतलब 1 + 25/100, 25/100 मतलब 1/4। तो E² आ गया 5/4, तो E आ जाएगा रूट 5/4, E आ जाएगा √5 डिवाइडेड बाई 2। तो फोकस का कोऑर्डिनेट्स S ये आ जाएगा AE, 0। A² 100 मतलब A 10 है, तो 10 × √5 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा 5√5। तो S का कोऑर्डिनेट्स आ गया 5√5, 0। बस उसी तरीके से S डैश आ जाएगा इसका ऑपोजिट साइड वाला पॉइंट, मतलब -5√5, 0। A मतलब वर्टेक्स है, तो A अगर आपका वर्टेक्स है तो A आ जाएगा A, 0 जो कि है 10, 0। अगर आप इसको प्लॉट करेंगे, पॉइंट A यहां पर है, पॉइंट S यहां पर है और पॉइंट S डैश यहां पर है, तो SA का जो लेंथ आएगा, ये ओरिजिन है, दिस इज 0। तो SA का जो लेंथ आएगा वो S का x कोऑर्डिनेट माइनस A का x कोऑर्डिनेट आएगा। तो SA का लेंथ आ जाएगा, S का x कोऑर्डिनेट मतलब 5√5 माइनस A का x कोऑर्डिनेट मतलब 10, और S डैश A का जो लेंथ रहेगा, इतना लेंथ तो ऑलरेडी, ऑफ कोर्स S डैश का x कोऑर्डिनेट नेगेटिव में, बट लेंथ लेंगे तो पॉजिटिव में लेंगे, तो उतना लेंथ आ जाएगा 5√5 प्लस ओरिजिन से A तक का लेंथ तो ऑलरेडी 10 है, तो 5√5 + 10 आ जाएगा S डैश A। इन दोनों नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई किया, मतलब SA इंटू S डैश A किया, तो ये टर्म कुछ A - B इंटू A + B टाइप का है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा A² - B²। 5√5 का स्क्वायर माने के 25 इंटू 5 125 माइनस 10 का स्क्वायर माने के 100, तो SA इंटू S डैश A इसका वैल्यू आ जाएगा 25। हेंस प्रूव्ड। तो हमारा 16th क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट। बढ़ते हैं 17th की तरफ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू द एलिप्स x² / 5। ओके, प्लस होना चाहिए था वहां पर, बिकॉज एलिप्स के लिए बीच में प्लस आएगा, प्लस y² / 4 = 1 एंड द टैंजेंट पासिस थ्रू द पॉइंट 2, -2। ध्यान में रख 2, -2 एलिप्स के ऊपर नहीं है, तो वो तेरा x(x1) y(y1) वाला मेथड इसमें नहीं चलेगा, इसमें प्रॉपर कंडीशन ऑफ टैंजेंसी यूज करना पड़ेगा। तो कंडीशन ऑफ टैंजेंसी एलिप्स के लिए ये था कि अगर एक लाइन y = mx + c एलिप्स को टैंजेंट बनना चाहता है, तो उसके c का वैल्यू आना चाहिए ± √(a², m² + b², a² 5, b² 4। तो y = mx ± √5m² + 4 आ गया, a² 5, b² 4। और ये टैंजेंट 2, -2 से पास होगा, तो ये पॉइंट इस टैंजेंट के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम डाल देंगे y का वैल्यू -2 और x का वैल्यू 2, और हमें मिल जाएगा ये इक्वेशन। बस इस इक्वेशन को सॉल्व करके m का वैल्यू निकालना है, और उसी m के वैल्यू को जब इसमें डाल देंगे तब टैंजेंट्स का इक्वेशन मिल जाएगा। तो हम ले लेंगे 2m को लेफ्ट में, तो ये बन जाएगा -2 - 2m इक्वल टू ± √5m² + 4। लेफ्ट में अगर स्क्वायर किया, अब लेफ्ट में स्क्वायर करते हो ना तो थोड़ा ध्यान रखो, इट इज -2 + 2m ऑन द लेफ्ट,
तू माइनस एक्स का स्क्वायर कर या एक्स का स्क्वायर कर, मिलने वाला तो एक्स स्क्वायर ही है ना। तो यहां पे भी तू माइनस ऑफ 2 + 2m का स्क्वायर कर या 2 + 2m का स्क्वायर कर, मिलने वाला तो वही है ना। तो तू सिर्फ 2 + 2m का स्क्वायर करके लेफ्ट हैंड साइड में जो मिलेगा वो लिख। ये आएगा 4 + 8m + 4m स्क्वायर, राइट में आ जाएगा 5m स्क्वायर + 4। सब कुछ राइट में ले ले तो यहां पे 0 बचेगा, राइट में आएगा m स्क्वायर - 8m, बस 4 तो कट हो गया। m को कॉमन ले ले, m - 8 = 0 आया, तो m का एक वैल्यू तेरा 0 आ गया और m का दूसरा वैल्यू आ गया 8। ठीक है, तो m का वैल्यू अगर मैंने 0 डाला तो m का वैल्यू 0 डाल के इस टैंजेंट का इक्वेशन क्या बना, m को 0 डाला तो ये आएगा 0, ये आएगा 5m स्क्वायर मतलब 5 × 0 0 और √4 आ जाएगा 2, तो y = +- 2 आया। लेकिन मेरा टैंजेंट इस पॉइंट से पास होना जरूरी है, y = -2 इस पॉइंट से पास होगा, y = +2 इस पॉइंट से पास ही नहीं होगा। वो पॉइंट इस टैंजेंट का इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। सो आपका एक रिक्वायर्ड टैंजेंट आ गया y = -2। अभी दूसरा रिक्वायर्ड टैंजेंट चाहिए, तो दूसरा रिक्वायर्ड टैंजेंट के लिए जो m का दूसरा वैल्यू मिला मतलब 8, उसे भी डाल देंगे टैंजेंट की इक्वेशन में। तो m का वैल्यू अगर इसमें हमने 8 डाल दिया तो दूसरा टैंजेंट मिल जाएगा y = 8x, और m स्क्वायर आ जाएगा 64, 64 × 5 आ जाएगा कितना 320 + 4 324, तो √324 आ जाएगा 18। तो ये आ गया ±18। वापस हमें वो टैंजेंट चाहिए जो 2, -2 से पास होएगा। तो ये जरा इसमें डाल के चेक कर कि 2, -2 से कौन सा पास हुआ। तो अगर तू +18 लेगा तो -2 = ओके, +18 वाला सेटिस्फाई नहीं करता है 2, -2, तो +18 वाला इज नॉट द रिक्वायर्ड इक्वेशन। 2, -2 लाई करेगा 8x - 18 इस वाले टैंजेंट पे, तो द सेकंड टैंजेंट विच यू आर गेटिंग इज y = 8x - 18। So ultimately these are your two required tangents to this ellipse which are passing through the point 2, -2। इस तरीके से फिनिश किया हमने हमारा 17th क्वेश्चन। बढ़ते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। Find the equation of tangent to the ellipse x² + 4y² = 100 at 8, 3। ये सिंपल है। अभी देख 8, 3 एलिप्स पे आ गया ना, तो तेरा वो मेथड काम करेगा। तू x² के जगह लिख ले x(x1), y² के जगह पे लिख ले y(y1) = 100 और x1 y1 के जगह पे वो पॉइंट डाल दे। तो x1 डालेंगे 8, y1 डालेंगे 3, तो ये आ गया 8x + 12y = 100 और ये आ गया तेरा इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट 8, 3। पॉइंट अगर एलिप्स पे रहेगा ना तो ये मेथड एप्लीकेबल है। तो ये आ गया तेरा 2x + 3y = 25। So that is the equation of your required tangent at the given point. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Show that the given line touches the given ellipse, find the point of contact। तो 19th वाले में ऐसा है कि जो गिवन लाइन है उसका इक्वेशन 8y + x = 17, x को लिख लेंगे 17 - 8y और एलिप्स का इक्वेशन x² + 4y² = 17। अगर इन दोनों के बीच में एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया तो गिवन लाइन उस एलिप्स को टैंजेंट है। तो निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लाइन के इक्वेशन से x का वैल्यू निकाला और उसे डाल देंगे एलिप्स के इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा 17 - 8y का स्क्वायर + 4y² = 17। 17 का स्क्वायर आ गया 289 - 17 × 8, तो ये आएगा 170 - 34 मतलब 136 × 2 मतलब 272y + 64y² + 4y² = 17। सब कुछ हम ले लेंगे लेफ्ट में, तो लेफ्ट में आ जाएगा 68y² - 272y ऐसे ही रहेगा और 289 - 17 कर लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस कितना 272 = 0। अभी 68 से थ्रू आउट हम लोग अगर डिवाइड कर ले तो y² - 68 × 4 आ जाएगा 272, तो -4y + 4 = 0, तो ये आ जाएगा y - 2 द होल स्क्वायर = 0। तो y का वैल्यू आ गया 2। अगर y का वैल्यू 2 इस टैंजेंट के इक्वेशन में डाल दिया तो x का वैल्यू आ जाएगा 17 - 8 × 2 मतलब 17 - 16 = 1। तो
क्योंकि हमारे पास एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, जो गिवन लाइन है वो उस एलिप्स को एक टेंजेंट है, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमें मिल चुका है 1, 2। सिंपल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, सम नंबर 20। The tangents drawn through a point P to the given ellipse are having the inclinations θ1 and θ2 such that tan θ1 plus tan θ2 will be equal to 2. Find the locus of P. Tangent का inclination θ1 मतलब tan θ1 उस tangent का slope है और tan θ2 दूसरे tangent का slope है। तो given ellipse का equation अगर हम 20 को लेफ्ट में ले लें तो आ जाएगा x² 5 plus y² 4 इक्वल टू 1। तो इस एलिप्स के लिए टेंजेंट का जो इक्वेशन रहेगा दैट विल बी y इक्वल टू mx प्लस माइनस c के जगह आ जाएगा रूट a² m² प्लस b²। इस केस में a² 5 b² 4 तो रूट ओवर 5m² प्लस 4। अगर मान लो ये टेंजेंट पास हुआ x1, y1 से, ओके, तो हम mx1 को ले लेंगे लेफ्ट में, तो y1 माइनस mx1 इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 5m² प्लस 4 आ जाएगा। स्क्वायर कर लेंगे तो लेफ्ट में आ गया y1² माइनस 2m x1 y1 प्लस m² x1² और राइट में आ जाएगा 5m² प्लस 4। सारे टर्म्स हम ले लेंगे लेफ्ट में और m² का टर्म पहले लिखेंगे, तो m² x1² माइनस 5 प्लस m के साथ हमारे पास है माइनस 2 x1 y1 और अभी तक हमने इतने टर्म्स लिखे हैं और आखिरी टर्म आएगा प्लस y1² माइनस 4 इक्वल टू 0। यहां पे उन्होंने बोला है कि tan θ1 प्लस tan θ2 2 रहेगा, मतलब m1 प्लस m2 2 रहेगा। एक बार वापस याद कर, तो m1 m2 क्या था, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट था, लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक मिला इसमें m क्या था, इसमें भी m तेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना। तो अगर ये क्वाड्रेटिक m के टर्म्स में है और m तेरा टेंजेंट का स्लोप है, तो हम जानते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रूट के बीच में एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, और अगर इस इक्वेशन का रूट m1 और m2 है तो m1 प्लस m2 का वैल्यू आएगा माइनस b अपॉन ए, मतलब माइनस ऑफ माइनस 2x1 y1 मतलब 2x1 y1 डिवाइडेड बाय a मतलब x1² माइनस 5, और यहां पर m1 प्लस m2 मतलब टेंजेंट के स्लोप्स का सम, जो कि क्वेश्चन में उन्होंने बोल के रखा है 2 है, क्योंकि θ1 θ2 इंक्लिनेशन तो tan θ1 tan θ2 स्लोप है। तो क्वेश्चन में उन्होंने m1 प्लस m2 का वैल्यू 2 देके रखा है, ये 2 और 2 हम कैंसिल करेंगे और x1² माइनस 5 जाएगा लेफ्ट में, तो हमारा जो रिक्वायर्ड लोकस है वो मिल जाएगा x1 को x और y1 को y के साथ रिप्लेस करके, ये आ गया x² माइनस 5 इक्वल टू x इंटू वाई। सो ये आ गया आपके रिक्वायर्ड लोकस का इक्वेशन फॉर सम नंबर 20। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे कहा है कि शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ लेंस ऑफ परपेंडिकुलर सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द फोसाई टू एनी टेंजेंट लाइन टू द गिवन एलिप्स इज इक्वल टू 16। तो गिवन एलिप्स इज x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन 16 इक्वल टू 1। a² आ गया 25, b² आ गया 16। तो e² हम लोग को फोकस के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो e² आ जाएगा 1 माइनस b² अपॉन a², मतलब ये आ गया 1 माइनस 16 अपॉन 25 और 9 अपॉन 25, तो e आ गया 3 अपॉन 5। तो फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे ये आ जाएंगे प्लस माइनस a इंटू ई, मतलब प्लस माइनस 5 इंटू 3/5, मतलब प्लस माइनस 3,0। अगर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो टेंजेंट मान लो हमने बना लिया पॉइंट P पे, जिसका कोऑर्डिनेट्स था a cos थीटा, b sin थीटा। a और b का वैल्यूज मालूम है तो उसका वैल्यूज लिख लेंगे 5 और 4। तो टेंजेंट का जो इक्वेशन बनेगा, टेंजेंट का इक्वेशन रहेगा x(1) अपॉन a² मतलब x, 5 cos थीटा अपॉन 25, तो अगर 5 और 25 कट किया तो x cos थीटा बाई 5। सिमिलरली y1 अपॉन 16 आएगा, तो y 4 sin थीटा अपॉन 16 मतलब y sin थीटा बाई 4 आ जाएगा इक्वल टू 1। ये आ गया टेंजेंट का इक्वेशन एट द पॉइंट P। अब हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ S फ्रॉम द टेंजेंट। आपने फोकस से टेंजेंट पे दो परपेंडिकुलर लाइन बनाया, एक S से बनाया, दूसरा S' से बनाया, मतलब ये अगर एलिप्स है और ये अगर आपका टेंजेंट है
और ये अगर आपका पॉइंट S और ये आपका S डैश है, तो S डैश से आपने टैंजेंट को एक परपेंडिकुलर बनाया, S से भी आपने एक परपेंडिकुलर बनाया, इन दोनों परपेंडिकुलर के लेंथ का प्रोडक्ट आएगा 16, ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। सो इन दोनों परपेंडिकुलर्स का जो लेंथ रहेगा वो हमें वो स्ट्रेट लाइंस में जो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला पड़ा था उसमें से मिल जाएगा। S का कोऑर्डिनेट्स और S डैश का कोऑर्डिनेट्स 3,0 एंड -3,0 था। लाइन का इक्वेशन था x cos थीटा बाई 5 प्लस y sin थीटा बाई 4 इज इक्वल्स टू 1। तो S से जो परपेंडिकुलर बनाया उसका लेंथ मिल जाएगा S के कोऑर्डिनेट्स टैंजेंट के इक्वेशन में डाल के, तो वो लेंथ आ जाएगा 3 cos थीटा बाई 5, y का वैल्यू 0 डाला तो सेकेंड टर्म 0, राइट का 1 आ जाएगा लेफ्ट में और ये बन जाएगा 3 cos थीटा बाई 5 माइनस 1। इसे डिवाइड करना होगा रूट ओवर x के कोएफिशिएंट मतलब cos थीटा बाई 5 के स्क्वायर के साथ, प्लस करेंगे y के कोएफिशिएंट मतलब sin थीटा बाई 4 के स्क्वायर को। तो ये आ गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर विच इज ड्रॉन फ्रॉम S ऑन दिस टैंजेंट। S डैश पे से जो परपेंडिकुलर बनाया उसका लेंथ निकालने के लिए हम डाल देंगे -3,0 इन द टैंजेंट इक्वेशन। तो ये बन जाएगा -3 cos थीटा बाई 5, y का वैल्यू 0, तो सेकेंड टर्म तो निकल गया, यहां आ जाएगा -1 और रूट के अंदर x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। बेसिकली ये दोनों टर्म्स यहां पर रिपीट होंगे, तो डिनोमिनेटर में जो रूट है वो निकल जाएगा और न्यूमरेटर में हमें मिल जाएगा 3 cos थीटा बाई 5 माइनस 1। इस ब्रैकेट को इमेजिन करना है माइनस ऑफ 3 cos थीटा बाई 5 प्लस 1 करके। माइनस को हम अलग से लिख लेंगे, बट माइनस अगर ना देखे तो ये वाला एक्सप्रेशन है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा 9 cos स्क्वायर थीटा बाई 25 माइनस 1, बाहर एक माइनस का साइन था तो इसे लिख लेंगे 1 माइनस 9 cos स्क्वायर थीटा बाई 25। तो ये तो आ गया आपका न्यूमरेटर। अब लिख लेंगे डिनोमिनेटर को भी, डिनोमिनेटर में था cos स्क्वायर थीटा बाई 25 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को लिख लेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 1/16 माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 16। ऊपर रहने दो 1 माइनस 9 cos स्क्वायर थीटा बाई 25 और नीचे आ जाएगा 1/16 अलग से लिखेंगे और नीचे cos स्क्वायर थीटा बाई 25 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई 16, मतलब ये आ जाएगा प्लस cos स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में आएगा 1/25 माइनस 1/16, 16 माइनस 25 अपॉन 25 इंटू 16, मतलब -9 अपॉन 25 इंटू 16 आ गया। देखा जाए तो नीचे वाले दोनों टर्म्स में से 1/16 कॉमन आएगा, वो एक्सप्रेशन ध्यान में रखना। और जो एक्सप्रेशन हमें मिला वो ये है 1 माइनस 9 cos स्क्वायर थीटा बाई 25 अपॉन 1/16 प्लस 9 cos स्क्वायर, सॉरी 9 नहीं था, इट वॉज जस्ट cos स्क्वायर थीटा इंटू -9 अपॉन 25 इंटू 16। 1/16 नीचे के ब्रैकेट से कॉमन निकाल लेंगे तो यहां नीचे बचेगा 1/16, 1 माइनस 9 cos स्क्वायर थीटा और 25 बचेगा। देखा जाए तो ये पूरा का पूरा टर्म न्यूमरेटर के साथ कट हो गया, तो आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1/16, दिस इज इक्वल टू 16। तो जो प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स मिला ये भी आ गया इक्वल टू 16। ये सम भी थोड़ा हाई लेवल का सम था, कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना अगर कल तुम्हारा एग्जाम्स है तो। और अगर सिर्फ क्यूरियोसिटी वगैरह के लिए देख रहे हो या जेई मेंस वगैरह का प्रेपरेशन के लिए देख रहे हो तो या दिस सम वाज एक्चुअली अ गुड वन टू स्ट्रेंथन योर बेसिक्स। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, सम नंबर 22। ओके, सो सम नंबर 22 में ये कहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इफ लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस इज 5, मतलब b का वैल्यू, सॉरी 2b का वैल्यू 5 है तो b का वैल्यू आ गया 5/2। डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई मतलब 2ae का वैल्यू आ गया 13, तो ae का वैल्यू आ गया 13/2।
हाइपरबोला है ना, तो ई स्क्वायर का वैल्यू आता था 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। पहले तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट में आ जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ई स्क्वायर का वैल्यू मालूम है, वो आ जाएगा 169 अपॉन 4 इक्वल टू ए स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा 25 अपॉन 4। 4 से ओके 25 को हम 25/4 को लेफ्ट में ले लेंगे, तो ए स्क्वायर आ जाएगा 144 अपॉन 4 मतलब 36। ए स्क्वायर आ गया 36, तो यहां से हमें बी स्क्वायर भी चाहिए होगा, तो ही एलिप्स का सॉरी हाइपरबोला का इक्वेशन मिलेगा। तो ए का वैल्यू आ गया 6, इसे डाल देंगे ए ई वाले एक्सप्रेशन में। तो ओके एक्चुअली चाहिए नहीं, वी ऑलरेडी नो ए, वी ऑलरेडी नो बी, तो हाइपरबोला का इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 36 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मतलब 25/4 इज इक्वल्स टू 1। ये आ गया 22nd के फर्स्ट का सोल्यूशन। बढ़ते हैं सेकंड वाले की तरफ, तो ये आ जाएगा एक्सेंट्रिसिटी 3/2, डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई मतलब 2AE इक्वल टू 12, तो AE का वैल्यू आ जाएगा 6 और ए का वैल्यू डालेंगे सॉरी ई का वैल्यू डाल देंगे 3/2, तो 3 और 6 कैंसिल, ए का वैल्यू आ गया 4। ए का वैल्यू 4, तो ए ई में ओके ई का वैल्यू तो ऑलरेडी मालूम ही है, तो ई स्क्वायर मतलब 9/4 इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू 4। 4 के साथ थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया तो 9 इक्वल टू 4 प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 5। तो फाइनली इक्वेशन ऑफ एलिप्स सॉरी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1। ये 22nd के सेकंड का आ गया सोल्यूशन। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस 3, तो 2b का वैल्यू 3 मतलब b का वैल्यू 3/2, डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई 2AE का वैल्यू 5, तो AE का वैल्यू आ गया 5/2। ई स्क्वायर इज 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर फॉर अ हाइपरबोला। ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ई स्क्वायर आ जाएगा 25/4, ए स्क्वायर को रहने देंगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आ जाएगा 9/4। 4 के साथ थ्रू आउट ओके मल्टीप्लाई नहीं करना है, 9/4 लेफ्ट में ले लो, ए स्क्वायर आ जाएगा 16/4 माने के 4, बी का वैल्यू ऑलरेडी मालूम है, तो हाइपरबोला का इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मतलब 9/4 इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया 22nd का थर्ड पार्ट। बढ़ते हैं 23rd की तरफ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला 7x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 51 एट -3, -2। क्योंकि -3, -2 हाइपरबोला पे लाई करेगा, हम x स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे x1 के साथ, तो 7x x1 मतलब x1 का वैल्यू -3 -3 तो y1 का वैल्यू -2 इक्वल टू राइट में आ गया 51। ये आ जाएगा ओके 3 से थ्रू आउट डिवाइड भी कर लिया, तो ये 3 गया ये 3 गया और ये आ गया 17, तो टेंजेंट का इक्वेशन आया -7x प्लस 2y इज इक्वल टू 17। चाहिए तो सारा टर्म्स राइट में ले लो एंड यू कैन से दैट 7x माइनस 2y प्लस 17 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड टेंजेंट। ये आ गया 23 के फर्स्ट का सोल्यूशन। बढ़ते हैं 23 के सेकंड की तरफ। x इक्वल टू 3 sec थीटा, y इक्वल टू 5 tan थीटा, ये आपका हाइपरबोला है, तो हाइपरबोला का इक्वेशन आएगा x स्क्वायर अपॉन x इक्वल टू a sec थीटा एंड y इक्वल टू b tan थीटा आर द इक्वेशंस ऑफ आर द पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ अ हाइपरबोला। तो a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 5 है मालूम है, तो पैराबोला का इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1 आ गया। और टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए थीटा इक्वल टू π/3 पे, π/3 मतलब 180 अपॉन 360 आएगा। x का वैल्यू आ गया 3 sec 60 मतलब 3 इंटू 2 मतलब 6, y का वैल्यू आ गया 5 tan 60 मतलब 5√3, तो ये x1 और ये y1। और टेंजेंट का इक्वेशन बनेगा x(x1) मतलब x इंटू 6 अपॉन 9 माइनस y(y1) मतलब y इंटू 5√3 अपॉन 25 इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई कर लो तो ये आ जाएगा 2x/3 माइनस √3y अपॉन 5 इक्वल टू 1।
15 से मल्टीप्लाई कर लो थ्रू आउट, तो ये आ जाएगा 10x माइनस 3√3y इज इक्वल्स टू 15। तो ये आ गया रिक्वायर्ड टैंजेंट का इक्वेशन फॉर 23rd का सेकेंड क्वेश्चन। ट्वेंटी थर्ड का थर्ड, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1 एट पी 30 डिग्रीज। पी 30 मतलब जो आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन था एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा ए सेक थीटा, हाइपरबोला है ना इसलिए, तो 5 सेक थीटा, तो ये आ जाएगा 5 सेक 30। 5 आया क्योंकि ए इज 5, सेक 30 कॉस 30 √3/2, तो सेक 30 2/√3, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 2/√3, मतलब x का वैल्यू 10/√3, और जो y कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट का वो आ जाएगा b tan थीटा, मतलब 4 tan थीटा, b स्क्वायर 16, तो b का वैल्यू 4, और tan थीटा मतलब tan 30, ये आ जाएगा 4/√3। तो टैंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के बदले x1 लिख के, मतलब x इंटू 10/√3, और नीचे जो 25 था वो तो है ही, माइनस y1 मतलब y इंटू 4/√3, और नीचे जो 16 था वो 16 इक्वल टू 1। तो ये कट होगा 2 और ये कट होगा 5 के साथ, ये कट होगा इसके साथ, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले तो √3 को जाने दो, तो इधर राइट में आ गया √3। अब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 8x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 20√3। तो ये आ गया आपका रिक्वायर्ड टैंजेंट फॉर 23rd का थर्ड क्वेश्चन। बढ़ते हैं 24th की तरफ। शो दैट द गिवन लाइन टचेस द हाइपरबोला एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सेम टू सेम पिछले टाइप का, टैंजेंट के इक्वेशन से y का वैल्यू मिला 2x माइनस 4, और इसे डाल देंगे हम हाइपरबोला के इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3, 2x माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24। जिन जिन लोगों को नहीं समझा, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द इक्वेशन ऑफ लाइन एंड हाइपरबोला साइमल्टेनियसली, उससे हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। क्योंकि एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा, हम कहेंगे कि वो लाइन टैंजेंट है, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला वही आपका रहेगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3, ब्रैकेट ओपन किया तो ये आ गया 4x स्क्वायर, और मिडिल टर्म माइनस 16x प्लस 16 इक्वल टू राइट में आ गया 24। ये आ जाएगा ओके 4x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर प्लस 48x माइनस 48 इक्वल टू 24। 4x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर इज व्हाट, माइनस 8x स्क्वायर, राइट में लेके जा 8x स्क्वायर, प्लस 48x राइट में गया माइनस 48x, और ये माइनस 48 राइट में गया तो 24 एंड 48 आ जाएगा प्लस 72। 8 से डिवाइड कर, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 प्लस 9। 8 किधर से, 9 आएगा, 8 से डिवाइड किया ना, तो 72 अपॉन 8 क्या होता है, 8 थोड़ी ना होता है, 9 होता है, तो 9 आएगा। ये आएगा x माइनस 3 द होल स्क्वायर, तो x का वैल्यू आ गया 3, और x का वैल्यू 3 आया तो उसी वैल्यू को हम डाल देंगे यहां पर, तो y का वैल्यू आएगा 2 इंटू 3 6 माइनस 4 मतलब 2। तो तेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया 3,2, और क्योंकि एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, हम कंक्लूड करेंगे कि ये लाइन इस हाइपरबोला को एक टैंजेंट है। बस हो गया 24 भी। बढ़ते हैं 25 और 26 की तरफ। तो सम नंबर 25 में क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टैंजेंट टू द हाइपरबोला, गिवन हाइपरबोला विच आर परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। अभी गिवन लाइन के साथ अपना टैंजेंट परपेंडिकुलर है ना, तो दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट आएगा -1। रुक वो टैंजेंट, वो लाइन क्या है, लाइन x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 है। इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट कर, तो 2y आएगा माइनस x प्लस 7, वो 2 को भी हम लोग राइट में लेंगे, तो ये लाइन का स्लोप आ गया -1/2, क्योंकि कंपेयर किया ना y इक्वल टू mx प्लस c के साथ, तो m आ गया -1/2। टैंजेंट का स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल आएगा, तो टैंजेंट का स्लोप आ गया 2। एलिप्स का इक्वेशन क्या है, सॉरी हाइपरबोला का, 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन इक्वल टू 48। 48 लेफ्ट में ले ले, तो x स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 48 इक्वल टू 1। a स्क्वायर 16 b स्क्वायर 48। टैंजेंट का इक्वेशन हाइपरबोला के लिए ये था,
कि अगर एक लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी हाइपरबोला को टैंजेंट बनना चाहता है तो उसका c का वैल्यू प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना चाहिए। तो y इक्वल टू mx आ जाएगा y इक्वल टू 2x प्लस माइनस c के बदले आ जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर माने के 16 एम स्क्वायर माने के 4 माइनस बी स्क्वायर माने के 48। तो टैंजेंट का इक्वेशन आ गया 2x प्लस माइनस 16 इंटू 4 64 माइनस 48 16 का रूट 4। तो ये तेरा रिक्वायर्ड टैंजेंट्स का इक्वेशन आ गया। तो एक रिक्वायर्ड टैंजेंट y इक्वल टू 2x प्लस 4, एक रिक्वायर्ड टैंजेंट y इक्वल टू 2x माइनस 4। ये हो गया तेरा 25th क्वेश्चन। कर ले आखिरी क्वेश्चन। Two tangents to the hyperbola are making angles theta 1 and theta 2 with the transverse axis. Find the locus of their point of intersection if tan theta 1 plus tan theta 2 is k. Again tan theta 1 tan theta 2 तेरा tangent का slope आ गया। तो तुझे बोला है m1 plus m2 is k। 26 क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे tangent का इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ओवर c का वैल्यू था a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। टैंजेंट अगर x1 y1 से पास हुआ तो x1 y1 टैंजेंट के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x के जगह x1 y के जगह y1 डाल दिया। तू mx1 को लेफ्ट में लेके स्क्वायर कर तो y1 स्क्वायर माइनस 2m x1 y1 आएगा प्लस m स्क्वायर x1 स्क्वायर आएगा और राइट में स्क्वायर किया तो a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तू सारे टर्म्स लेफ्ट में कलेक्ट कर तो m स्क्वायर के साथ टर्म्स पहले लिखने हैं। तो ये आ जाएगा इधर। तो पहला टर्म आएगा m स्क्वायर इंटू x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस m के साथ आ जाएगा माइनस 2 x1 y1 प्लस y1 स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर उधर जाके प्लस बी स्क्वायर बनेगा। तो y1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। m1 प्लस m2 मतलब ये तेरा क्वाड्रेटिक m में आ गया ना। इस क्वाड्रेटिक का रूट m1 प्लस m2 ही रहेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो सम ऑफ रूट्स होता है m1 प्लस m2 is always equal to minus b upon a। इस केस में माइनस ऑफ माइनस 2x1 y1 मतलब 2x1 y1 अपॉन a मतलब m स्क्वायर का कोएफिशिएंट विच इज x1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। m1 प्लस m2 को डाल दिया k और हमारे रिक्वायर्ड लोकस का इक्वेशन आ जाएगा x1 y1 को x और y के साथ रिप्लेस करके। तो हमारे रिक्वायर्ड लोकस का इक्वेशन आ गया 2xy। वो जो अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है उसको राइट में ले ले तो ये आ जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यस, this is where we are done with our miscellaneous exercise finally, and I hope that somewhere in your preparations the contents of this video have helped you. Thank you for watching.